Those who are looking forward to a musical tribute in Jio Pakistan, तो आज हम माला बेगम को याद करेंगे। क्या खूबसूरत इन्होंने गोल्डन ईरा और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में गाने गाए हैं, एक से एक बढ़कर एक है। लेकिन उससे पहले कुछ अहम खबरें हैं जिनसे आपको आगाह करना बहुत अहम है। बाय द वे, पाक भारत कशीदगी की जहां बात करें तो इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि कशीदगी में कमी का आगाज़ हो गया है। इस्लामाबाद में पाक भारत सफारतकारों की मुलाकात, करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के लिए वफूद के तबादले, हाई कमिश्नर्स की वापसी पर भी इत्तफाक हुआ है। तो ये अपडेट्स आपको आज के अखबार में भी मिल सकती हैं और हमारे पास भी इसके अलावा और ये सब कुछ है आपको बताने के लिए। तो लेट अस बिगिन और हमारा गेस्ट भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आपको बताएं कि भारत इंतहा पसंदी के रास्ते पर और पाकिस्तान में इंतहा पसंदों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। अच्छी इब्तिदा है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हुकूमत ने कल अदम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर के भाई और बेटे समेत कल अदम तंजीमों के 44 अरकान को हिरासत में ले लिया और इनमें मसूद अजहर के बेटे हमाद अजहर और भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ के नाम भारत से भी शामिल हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें इनमें कुछ चीज़ों का जिक्र भी है। ज़रा सुनिए क्या कहा गया है। किसी प्रेशर में ये नहीं कर रहे और सबसे बढ़कर ये कि अक्रॉस द बोर्ड अब पाकिस्तान की ज़मीन और पाकिस्तान को किसी लेवल पर किसी भी कैपेसिटी में कोई मिसयूज़ नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। दैट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। इंडियन डोजियर के अंदर जो उन्होंने हमें चीज़ें भेजी हैं लेकिन उसका एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं। ये जो हमें नाम दिए गए हैं जो कि डोजियर के अंदर शामिल हैं, उनको उस डोजियर के अंदर मज़ीद एविडेंस अगर हमें कोई चीज़ मिली जो कि इंडिया ने हमें दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर नहीं हमें कोई इसके खिलाफ प्रूफ मिला तो ये इंप्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक तंजीम के खिलाफ जो है वो एक्शन कर रहे हैं। ये क्रॉस ही बोर्ड हो रहा है, तमाम कलदम तंजीमों के खिलाफ हो रहा है। इसके अंदर ये जो दो नाम आपने बताए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इनका नाम जो है वो डोजियर के अंदर भी दिया हुआ है, लेकिन इसके ये मकसद नहीं है कि सिर्फ डोजियर वाले जो लोग हैं उनको हम जो है उनकी पूछ-गुछ करें। So that was the press conference which was done yesterday. हुकूमत ने भारत से शवाहिद मांगे हैं। हिफाजती तहवील में लिए गए अफराद के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। सबूत मिले तो मजीद कार्रवाई होगी, अगर सबूत ना मिले तो हिरासत में लिए गए अफराद की नज़रबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत ने जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन को कलअदम तंजीमें करार दे दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी वजारत दाखिला की जानिब से जारी कर दिया गया है। भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी पर सवाल उठाते हुए मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर सवाल उठाया है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बोलने पर वजीर के खिलाफ कार्रवाई होती है, मगर भारत में कश्मीरियों के बॉयकॉट की कॉल देने वाले गवर्नर के खिलाफ ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। और यही वो फ़र्क है जिसकी हम इब्तिदा में भी बात कर रहे थे कि हम दुनिया में एग्जाम्पल्स सेट करना चाहते हैं। अगर हमारी तरफ से किसी ने कोई ऐसी बात की है तो उनको ओहदा छोड़ना पड़ गया है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी भारत में आप देखें कि पाकिस्तानी कैदी को मार दिया जाता है। पाकिस्तानी कैदी तो पाकिस्तानी था, लेकिन वहाँ पर बसने वाले मुसलमानों के साथ जो सलूक है और वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में बसने वालों के साथ जो सलूक होता है वो दुनिया देख ले, उसके ऊपर कोई एक्शन लेने का नहीं सोचता। अब्दुल्ला, तो आप हमारे पीस इनिशिएटिव्स जो हैं टू डिफ्यूज दिस एंटायर सिचुएशन वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। अभी हमने ये भी डिसाइड कर दिया कि हमारे एनवॉय, हमारे एम्बेसडर जो हैं, ही विल बी सेंट बैक टू इंडिया एज वेल। सो वी आर एट इट। अभी भी हम डिटर्मिंड हैं कि सूरत हाल जो है, हालात जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल पे, जितने नॉर्मल हो सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वो आ जाएँ और बेहतरी की तरफ भी जाएँ। इसी पर हम ज़रा मज़ीद बात भी करेंगे, कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे। सबसे पहले माहिर सिक्योरिटी अमूर आमिर राना हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान में कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है और कई लोगों की गिरफ्तारी जाहिर की गई है। बड़े अहम नाम शामिल हैं। आपकी नज़र में ये सिलसिला आगे चलेगा? जी, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और जो अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें जैश मोहम्मद के बड़े नामी ग्रामी रहनुमा शामिल हैं, जो मसूद अजहर के साहबजादे भी इसमें शामिल हैं और उनके छोटे भाई भी इसमें शामिल हैं, जिससे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो फ़ैसला लिया गया है वो पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन को कम करने के लिए किया गया है। और जो डोसिए दिया गया था इंडिया की तरफ से उसकी तहत कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं और जो पाकिस्तान के वज़ीर
आज़म ने वादा किया था कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसके ऊपर एक्शन होगा। देखना ये है कि अभी तो सिर्फ डोसिए है और इसमें कितने शवाहिद हैं जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है। अगर कहा तो यही गया है वज़ीर दाखिला की तरफ से, अगर शवाहिद ना हुए तो फिर मुश्किल होगा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना। लेकिन बहरहाल लेकिन ये तो एक तनाजुर है जैश मोहम्मद के हवाले से, लेकिन ये जो पूरा फ़ैसला हुआ था कालादम तंजीमों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने का और उनको दोबारा से उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन का, तो उसका फ़ैसला कुछ दिन पहले कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग में हो चुका हुआ था। और इसका तनाजुर जो है इंडिया पाकिस्तान के हालिया जो कशीदगी है उससे हट के FATF के। ठीक है आमिर राना साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम एक और मेहमान को इस गुफ्तगू में शामिल करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार वाइस एडमिरल रिटायर्ड आसिफ हमायूं हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आसिफ, आपने राना साहब की भी गुफ्तगू सुनी। ज़ाहिर है ये फैसला बहुत पहले हो चुका था कि इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है और दुनिया हमसे ये कार्रवाइयाँ करने का कहती रही है। आप क्या समझते हैं अब जो ये एक्शंस लिए गए हैं ये फ्रूटफुल साबित होंगे? एक तो बात ये कि कल जो हमारे वज़ीर ममलिकत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा हम इनको 15 दिन के लिए पकड़ रहे हैं। इस दरमियान में हम शवाहिद हासिल करने की कोशिश करेंगे और शवाहिद मिले तो इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। हमें आप 9/11 के बाद से दुनिया की हिस्ट्री देखें तो क्या नज़र आता है? अमेरिका ने ग्वांटानामो बे का कैंप बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ पे अमरीकी कानून का इतलाक़ नहीं होता। प्रेसिडेंट ओबामा ने अपनी सदारत के शुरू में वादा किया कि मैं ग्वांटानामो बे का कैंप बंद करूँगा और मैं इन लोगों पे मुकदमा चलाऊँगा। वो 8 साल सदर रहे, क्या ग्वांटानामो बे कैंप वो बंद कर सके? बिल्कुल नहीं। जो शवाहिद हैं वो ना हो तो पाकिस्तान तो एक लॉ अबाइडिंग मुल्क है, वी हैव टू फॉलो द लॉ, और इस सिलसिले में मुश्किलात होती हैं। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप इन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाना चाहें, देखें जो बॉम्बे अटैक का मुकदमा भी जो ना अभी कितने साल हो गए चलते हुए, वो इसीलिए कंप्लीट नहीं होता कि हम भारत से कहते हैं कोई शवाहिद दें। भारत के शवाहिद जो हैं वो हमारे कानून शहादत पे पूरे नहीं उतरते। हमारा कानून शहादत दुनिया के कानून शहादत से अलग नहीं है। दुनिया के जो कानून शहादत हैं उन्हीं के तरह का है, लेकिन शवाहिद होंगे तो फिर बात आगे चलेगी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, नेशनल एक्शन प्लान जो है एक सोसाइटी की रिस्पॉन्स है टेररिज्म के ख़िलाफ़। इसमें सब लोगों को अपना रोल प्ले करना है, चाहे वो उस्ताद हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे जो ना पॉलिटिशियन हो, चाहे फ़ौज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों। हर एक आदमी को, आप लोग मीडिया को बड़ा रोल प्ले करना है। हमें एक जो है काउंटर नैरेटिव लेकर आना है। काउंटर नैरेटिव ये नहीं होगा कि कोई आदमी किताब लिख देगा। बच्चों को स्कूल में जब पढ़ाया जाएगा तो उनको अखलाकियात का वो दर्स दिया जाएगा कि वो शिद्दत पसंदी की तरफ मत जाए, बल्कि और उनके अंदर इंसानियत का जज्बा है। अच्छा एडमिरल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मतलब ये तो वही बात है कि एक चीज़ को बिल्कुल उल्टा करके निकालो, सब कुछ दोबारा से डालो और फिर तरतीब दो। हमारे सामने मुसलमान मुल्कों में 2 मिसालें मौजूद हैं। 9/11 के बाद और बाली अटैक के बाद इंडोनेशिया में और सऊदी अरब में उन्होंने इस्लाही कैंप लगाए और इन जो शिद्दत पसंद थे इनको वहाँ पे लाके एक तरह से इनकी री ट्रेनिंग या री एजुकेशन की गई। वो 2 हमारे सामने मिसालें हैं। हम इस मिसाल से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपने जैसे कहा ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। फिर जो लोग ऐसी री एजुकेशन के थ्रू जाते हैं उनके लिए आपको ज़राए माश का इंतज़ाम करना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि जो ना कि क्या ये सोसाइटी के कारामद लोग बन सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको बड़ी ज़रूरी है करने की वो ये है कि अगर ये लोग ट्रेन होने के लिए या री एजुकेट होने के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या सोसाइटी इनको एज आउटकास्ट ट्रीट करने के लिए तैयार है कि नहीं। उसके लिए भी हमें एक काम करना चाहिए कि सोसाइटी को ये बावर कराना चाहिए
कि इन लोगों को ये जो आप चंदा देते हैं, ये जो सारी कार्रवाई है, इसको आपको एक तरह से पूरे सोसाइटी के तौर पे, पूरे पाकिस्तान के तौर पे बिल्कुल तैयार नहीं है या रिहेबिलिटेशन जो है वो काम नहीं कर रही। आमिर राना साहब भी हमारे साथ हैं और उनको भी शामिल करते हैं इस गुफ्तगू में। आमिर राना, ये भी बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान बैरूनी खतरात की ऑब्वियसली जद पर है। अब कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई से बैरूनी दबाव कम होता नजर आता है आपको, या ये तो नहीं होगा कि अंदरूनी मुल्क भी कुछ नए खतरात पैदा हो जाएं? मेरा ख्याल है कि इन इक़दामात से खासा एक मस्बत मैसेज पूरी दुनिया के अंदर जाएगा और इंडिया का जो केस इस वक्त वो सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लेके चल रहा है, उसको खासा कमज़ोर होगा और पाकिस्तान को बावर कराने में आलमी बरादरी को ये आसानी होगी कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और उसने हमेशा जब भी कोई मसाइल हुए हैं तो उनमें इंडिया को हमेशा ताउन की पेशकश की है और अमन की ऑफ़र की है। तो ये मेरा ख्याल है इसमें तो सफारती सतह के ऊपर और तो खासा एक बेहतर ये फ़ैसला, इसके असरात सामने आएंगे। और जहाँ तक अंदरूनी ख़तरे की बात है, मेरा ख्याल है कि कुछ ग्रुप तो ऑलरेडी उनकी तरफ से इंदिया है कि वो किसी किस्म की रेजिस्टेंस जो अलाउ नहीं करेंगे और ना ही वो करेंगे। लेकिन माजी के अंदर ये रहा है, ख़ास तौर के ऊपर कालदम जैश मोहम्मद की तरफ से जब 2002 में इनको कालदम करार दिया गया था तो इनके कुछ जो कारकुन थे, अस्करियत पसंद थे, उन्होंने पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ की थी जिसमें जनरल मुशर्रफ के ऊपर हमले भी शामिल थे। उसको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको यकीनन एहसास होगा कि किस किस्म का रद्द-ए-अमल आ सकता है और उसको किस से सूरत हाल से निपटना है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रुप अब उतने मजबूत नहीं हैं जितने दो। ऑलराइट, शुक्रिया आपका आमिर मौजूद थे। हुमायूं साहब, आपकी तरफ भी आएंगे। आसिफ साहब, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जहां हम बैरूनी खतरात का वही सामना कर रहे हैं, वहीं अंदरूनी मामलात हमारे और गंभीर हो सकते हैं इन कार्रवाइयों के नतीजे में भी, या फिर उनको कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान ने बड़ी दहशतगर्दी देखी है और ये बात तो तय ना यहाँ दहशतगर्दों की कोई गुंजाइश है ना दहशतगर्दी की। अब ऐसी सूरत हाल से कैसे हम निकलेंगे? बिकॉज दिस हैज़ बीन अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। हम शुरू करते हैं, फिर कोई हिच आ जाती है बीच में, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो खुशी की बात है इस सिलसिले में, हमारी पुलिस और हमारी जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज, टेक्निकल मींस जो हैं, वो आज उस जगह पे नहीं है जहाँ पे 2001 या 2002 या हमारे 4-5 में थे। इन लोगों ने ना सिर्फ ट्रेनिंग की है बल्कि ये एक अज़म के साथ जो है वो टेररिज्म को उखाड़ने का जज्बा भी रखते हैं और हौसला भी रखते हैं। ये बड़ी एक अहम तब्दीली आई है। हम देखते हैं कराची में फॉर एग्जांपल कराची में 2011-10 में जो सिचुएशन थी उसमें तो पुलिस वाले जो थे वो डरते थे, लेकिन अब आप देखते हैं आप ये देखते हैं कि आपका ट्रैफिक पुलिस वाला भी रात को भी दिन को भी ड्यूटी कर रहा है, इन स्पाइट द फैक्ट कि इस शहर में ट्रैफिक पुलिस को टारगेटेड किलिंग की गई। लेकिन हमारा पुलिस वाला जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो आज भी हमें चौक पे नजर आता है। और ट्रेनिंग और जो उनको एक हौसला, जज्बा और फिर इक्विपमेंट बड़ा चेंज हुआ है। आप तमाम पुलिस वाले अब आपको बुलेट प्रूफ वेस्ट में नज़र आते हैं। ये और वॉकी टॉकीज़ हैं सब लोगों के पास ऐसे वेपन्स हैं जो मॉडर्न वेपन्स हैं। सो ये एक बड़ी तब्दीली है जिससे लोगों को, जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको बड़ा, सिविल सिक्योरिटी एजेंसीज को बड़ा हौसला मिला। तो ये ओवरऑल एक चेंज है। अगर आप दुनिया में भी देखें और दुनिया के जो हालात हैं, द वे वी आर ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर, इसलिए ये चेंजेस, आई एम ग्लैड कि ये चेंजेस हमारे यहाँ आए हैं, सेंसिटाइज हुए हैं, तो जाहिर है इट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट। फिर उसके अलावा देखें, हमने जो है ना, पहले लोग, मसलन मैं आपको मोबाइल फ़ोन की मिसाल देता हूँ। जी सर। कोई आदमी जाके 100 मोबाइल की चिप्स सिम्स ले आता था, अब वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं आ सकता। ऐसे बहुत इसी तरह बैंक अकाउंट्स हैं, यानी आपका ये सारा एक सेटअप जो है आहिस्ता आहिस्ता, अब आप ये कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क हमारे सामने है जो टेररिज्म को निहायत मुश्किल बना रहा है। और ये बात सुन के तो एडमिरल साहब, आई मस्ट कन्फेस कि मुझे खुशी हुई है और हम सारों को खुशी होगी कि हाउ थिंग्स आर चेंजिंग एंड हाउ वी आर कमिंग एट पार विद द वर्ल्ड। अगर दुनिया कुछ मेजर्स ले रही है तो हम भी वही मेजर्स ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग योर ओपिनियन। स्टूडियो में मौजूद थे, थैंक यू सो मच सर। सो दिस वाज वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, इस पे हमने बात कर ली है। अभी हम जरा आगे बढ़ेंगे और जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं ना, दोनों मुल्कों के, गुर्बत है, आलूदगी है, क्लाइमेटिक चैलेंजेस हैं,
ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। आप यकीन मानिए जंगों में तो अगर बिजी रहेंगे दो मुल्क तो जो पीछे हालात होंगे ना वो उससे बहुत बुरे होंगे। अच्छा जी, बताना आपको ये है कि तहरीक इंसाफ के 2 वुज़रा के बयानात और इक़दाम हुकूमत का इमेज मुतासर कर रहे हैं, और इसके बारे में हम एक्चुअली कल परसों से हम ये बात भी कर रहे हैं। हिंदू बरादरी से मुतालिक गैर अखलाकी बयान पर वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर इत्तलात फयाज चौहान को फारिग कर दिया और उनकी जगह अब समसाम बुखारी वजारत संभालेंगे। इंसाफ की हुकूमत जो इमरान खान साहब की क़यादत में है वो किसी स्टेटमेंट की इजाज़त नहीं दे सकती जिससे किसी भी अक़लियत को तकलीफ दी जा सके। चीफ मिनिस्टर साहब ने वज़ीर इत्तलात जनाब फयाज़ुल हसन चौहान साहब से मुलाकात की, जिस मुलाकात में उन्होंने अपना ये डिस्प्लेजर फयाज़ुल हसन चौहान साहब को पहुँचाया और फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने अपने इस पोर्टफोलियो से रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया है। फयाज चौहान के पहले भी सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी के मामलात और मुतनाज़े बयानात सामने आए हैं, जिस पर उन्हें याद है आपको माफ़ी भी मांगना पड़ी थी। एक बात, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए, सिर्फ आवाम को नहीं लानी चाहिए। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर PTI का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। Probably the only person who needed a little sensibility was him. नहीं, there's another one also. There's another one as well. Yes, उनका भी नाम ले लेते हैं। फैसल वाडा साहब की हम बात कर रहे हैं। No offense. No Nothing offense. personal. वो उनकी ज़बान से भी वैसे आयरोस फूल झड़ते रहते हैं। आपको याद है ना वो इमरान खान साहब की तारीफ करते हुए कहा अल्लाह मियाँ तक पहुँच गए थे, उसको हम रिपीट में भी नहीं करेंगे तो लिहाजा that is also something maybe next in line. I don't know, हम कुछ सजेस्ट नहीं कर रहे। और फिर वो जो फोटो सेशन कराया था उसमें भी उनकी क्लास हुई है थोड़ी। अच्छा, बाय द वे वो जो फोटो सेशन था ना, एक चीज़ मुझे उस पर कहनी है कि बहुत से हमारे सहाफ़ी बरादरान और बाकी भी गए थे वहाँ, उन्होंने भी फोटोज़ वहाँ खिंचवाई थी, लेकिन वो तो उसको कवर करने गए थे ना उस स्टोरी को, तो फोटो खिंचवाया, फिल्म बनाया, इट मेक्स सेंस। आप क्यों गए थे भाई? व्हाई आर यू ट्राइंग टू टेक क्रेडिट फॉर इट? फोटो सेशन कराने। एनीवे जी, इसी पे हमने बात भी करनी है। PTI के रुकन कौमी असेंबली रमेश कुमार हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। रमेश कुमार साहब, फयाज हसन चौहान ने जो कुछ कहा इंतहाई गलत कहा, और इसमें तो ऑब्वियसली कोई शक की बात नहीं है। पूरा अगर आप सोशल मीडिया पूरे पाकिस्तान का अगर आप सेंटिमेंट देख लें तो आपको पता चल जाएगा। उनको ओहदे से भी हटाया जा चुका है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बेहतरीन इस अमल को माना जा रहा है। बड़ी अच्छी इब्तिदा है। आप समझते हैं कि ये काफ़ी है या कुछ और भी होना चाहिए था? देखिए, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस हवाले से, और जिस किस्म की उसने बयान दी एज ए पैटर्न पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, लाजमी कम्युनिटी का मेरे ऊपर प्रेशर था हर जगह से कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कि आप इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। और मैंने बिल्कुल अपनी लीडरशिप को रात ही आगाह किया, फिर सुबह से मैं सारी लीडर हूँ, और उसके बाद मुझे ये यकीन दहानी कराई गई कि आज शाम तक इसकी जो है रेजिग्नेशन आ जाएगी, और उसकी इस्तीफ़ा जो है वो आ गई है। और मैं हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे पार्टी के चेयरमैन मोहतरम इमरान खान साहब का, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि जिस किस्म की इसने तज़लील की थी और इसकी कम से कम सज़ा तो और ज़्यादा होनी चाहिए थी, और मगर फिर भी मैंने जो है वो अपनी कम्युनिटी को कहा है कि हम ज़्यादा एग्रेशन के ऊपर नहीं जाते हैं, और वो माफ़ी भी मांग रहा है। अब इसकी इतनी सज़ा बहुत है कि हम इसको इस्तीफ़ा जो है वो इसकी अब और आगे जो है वो उसको सदा खुद। दैट इज़ ग्रेट ऑन योर पार्ट कि आपकी कम्युनिटी तदब्बुर का मुजाहरा कर रही है। वैसे आपने कह दिया कि सज़ा इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये भी बताइएगा रमेश साहब के फयाज चौहान हों या फिर फैसल वाडा साहब हो, ये पहले भी मुतनाज़ बयान देते रहे, लेकिन हुकूमत ने कभी एक्शन लिया नहीं था। इतना दरगुजर करना ठीक था? पहले ही कुछ कर लिया जाता तो बात शायद यहाँ तक ना पहुँचती। देखिए, बात सिंपल में ये है कि मैं हमेशा अपनी लीडरशिप को बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बताता हूँ कि जहाँ पे भी जो भी सियासतदान हो, कम से कम वो मज़हब को अगर नहीं जानता तो मज़हब के हवाले नहीं दे। और जब ये हवाले देते हैं, जैसे फैसल वाडा की भी स्टेटमेंट आई, मैंने उसी टाइम जब मुझे पता चला, मैंने कहा ऐसी स्टेटमेंट है हमारी पार्टी का भी इमेज ख़राब करती है। फयाज़ुल चौहान की स्टेटमेंट जो है वो ऐसे महसूस हो रही थी कि ये अपना पार्टी पॉलिसी है, मगर आज क्लियर हो गया कि पार्टी पॉलिसी क्लियर है कि यहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का तस्वर नहीं है, यहाँ पे किसी मज़हब की तौहीन नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऑल आर द इक्वल सिटीज़न। और बहुत शुक्रिया आपका PTI के रुकन कौमी असेंबली
और मकबूजा कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया, ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इनको सैक करना एक मिसाल है और इन पाकिस्तान स्टेट मिनिस्टर इज सैक्ड फॉर हिज रिमार्क्स अगेंस्ट हिंदूज इन इंडिया, स्टेट गवर्नर इजंट इवन क्या ये हुआ। और फिर उन्होंने ऑब्वियसली ये भी कहा कि वी लाइक टू कंपेयर आवरसेल्व्स टू पाकिस्तान, सो कंपेयर दिस फैक्ट एज वेल। बेसिकली उन्होंने एक टॉन्ट मारा कि हमारे यहाँ तो ये सोचा भी नहीं जा सकता है, पाकिस्तान में देखो ये हो रहा है। यहाँ खड़े होने का मकसद सिर्फ पोज मारना था इनका। मैं तो वैसे ही आ गई थी, जरा चहलकदमी करनी चाहिए सुबह सुबह, एक ही जगह जाके ठा करके ना बैठ जाए। अच्छा जी अब तो ना स्टॉप, हर चीज तो नहीं बतानी, ऑल्दो नाउ यू गाइस नो अस सो वेल कि हम जो भी कह लें आपको तो पता ही है। हाँ। अच्छा जी, एक तो चीज़ मैंने मेंशन करनी थी कि PSL ग्लैडिएटर्स जो है ना, मतलब कि ये क्या खा पी के PSL में घुसे। आपको पता है इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स आर अनडिफीटेड, डिड यू नो दैट? नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 मैच आ रहे हैं, क्या हो गया है? They are at the top of the list. They may be at the top of the list, obviously, but yes, they've lost 2 matches. कल जो लाहौर कलंदर के साथ जो हुआ ना, वो बहुत sad too। उधर जाने की क्या जरूरत थी, इसलिए भी ग्लैडिएटर। I was at the treadmill and then I was watching this match. एक आउट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हो गया, शनवारी की हैट्रिक पे चला गया, वो दोस्त ने लगातार विकेट लेनी, कोई 5 आउट थे 20 के स्कोर पे। मैंने कहा लो अब तो मैच देखने का फायदा नहीं है, लाहौर तो जीत जाएगा। और मैच खत्म होने के बाद पता लगा कि ये भी हमें पता है कि हमें कुछ पता करवाना पड़ेगा कि ये क्या हो जाता है कि इतने अच्छे जोरों शोर से आते हैं, द बेस्ट टीम, एवरीबॉडी लव्स देम, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन दे जस्ट क्रैश। यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग। मतलब कोई आप वो उसमें सुपरनैचुरल में चले गए? नहीं, सुपरनैचुरल में नहीं चला गया हूँ मैं, मेरा ख्याल है आई डोंट नो, कुछ तब्दीलियां सोचना चाहिए बैठ के, इस पे एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए कि इतनी अच्छी टीम के साथ वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग। अच्छा तो ऐसा करते हैं ना, व्हाई डोंट यू टेल अस कि आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि क्यों हो जाता है कि हमेशा लाहौर के साथ इस किस्म का सीन। तो बट ग्लैडिएटर्स आर एक्चुअली रॉकिंग, सो कुछ मुकाबला वैसे उनको भी मिलना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट ऑफ द मैच, 8 मैचेस जो हैं आप आराम से बैठे कराची में भी देख सकते हैं। और भाइयों और बहनों, मेरे पास कोई मैच के पासेस नहीं, हमारे पास क्यों होंगे भला, कि खुद सोचते हैं कि हमारे पास क्यों होंगे। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है इस घंटे में। कैन वी नाउ कम टू प्लीज फुटबॉल ना भी स्टार्ट करना, पहले हम वो बात कर लेना जो मैं करना चाह रही हूँ बात। तो मैंने ये बात ये करनी थी कि व्हाई इज इट कि जब भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है जो कि बिल्कुल फ्राइडे को आ रहा है 8 मार्च को, we have a very special show lined up for all the women and men as well. And men as well, ये बहुत जरूरी है, मैन का भी बीच में उनको भी इन्वॉल्व करना। लेकिन क्या मैं कह रही थी अब्दुल्ला, पहले मेरी बात सुनो। अच्छा। तो क्या मैं ये रही थी कि इस दिन जब ये आ रहा होता है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट, तो उस वक्त आदमियों को क्यों याद आता है भाई हमारा क्यों नहीं कोई दिन, मतलब जो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का भी दिन होता है। डिड यू नो दैट? I didn't know that. Yes, you didn't know that. 19 नवंबर को आदमियों को दिन होता है, लेकिन उस वक्त आदमी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते, दे डोंट वांट टू नो। लेकिन पूरे साल में एक दिन जब खवातीन अपना दिन बना रही होती हैं तो उन लोगों को भी कुछ हो जाता है कि भाई हमारा टाइम कब आएगा। उस वक्त जैसे कहते हैं ना, थरथल्ली मचती है और उसके बाद जो है ना वो गूगल किया जाता है कि आदमियों का दिन कौन सा होता है। लेकिन एनी हाउ हम इस वक्त आदमियों के दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ टिप्स देने लगे हैं उन मर्दों को, तमाम मर्दों को, स्केप्टिक्स को भी, जो कि ज्यादा इस दिन को नहीं मानते या फिर कहते हैं कि व्हाट्स डिफरेंट, हम कर रहे हैं क्या इस दिन को। What should you do as a man on a Women's Day? So आप क्या चीजें कर सकते हैं, आप हम पे आइएगा, हम आपको दिखा, जब वहीं दिखा रहे हैं, चलिए वहीं दिखा दें। आप कोई ऐसी फिल्म देख सकते हैं just to start off with, जिसमें जो हीरो हो, वैसे तो गलत नोशन है ये, जिसके जो कैरेक्टर हीरो ऑफ द मूवी इज द वुमन, तो बेसिकली सही कहा, इसमें इतनी बुराई नहीं है क्योंकि अब वो टर्मिनोलॉजी आप भी कहें कि हीरो क्यों कह रहे हो, बिल्कुल आप इस तरह एहतियात रखिए, आपको डर लगता है कि मैं कुछ भी कह सकती हूँ, बट एक्चुअली हीरो तो है वो लड़का लड़की को नहीं कह रहे, जस्ट यू नो व्हेन यू आर हीरोइंग समथिंग इन अ डिश और समथिंग, जो प्रोटैगनिस्ट है, यू आर वेरी राइट। तो जिसमें हम आपको आइडियाज भी दे सकते हैं। अगर पाकिस्तानी मूवी देखनी है तो मोटरसाइकिल गर्ल देख लें, क्या मूवी है, एंड ऑफ कोर्स द हीरो इज अ वुमन एंड इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी एज वेल। ब्लैक स्वान देखें, हिडन फिगर्स देखें। उसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आप ज़रा ज़्यादा सेंसिटाइज हों, आपको कुछ पता हो कि एक्चुअली ख़वातीन किन मसलों से दो चार हैं और किस तरह मैन कैन हेल्प ऑल्सो, तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। उस्मान खालिद भट्ट हमारे बड़े सेलिब्रेटेड एक्टर हैं, हमारे स्टार हैं, उनको ट्विटर पे फॉलो कर लें। ही इज़ द मोस्ट वेल नोन पाकिस्तानी मेल फेमिनिस्ट दैट आई हैव सीन इन रीसेंट ईयर्स एंड ज़बरदस्त बात है, तो लिहाजा आप उस्मान खालिद भट्ट को फॉलो कर सकते हैं। आपकी
ज़िंदगी में जो खातून है उसके साथ वक्त गुजारें, हैव अ कॉन्वर्सेशन, कोई तोहफा दे दें ऐसे ही। अच्छा अम्मियाँ बहनें सारी विमेंस डे में आ जाती हैं, सो यू गिव देम एक्स्ट्रा अटेंशन। ऐसे अटेंशन आप जो है घर में अपना खाना खुद गर्म करें प्लीज़। वैसे तो हर रोज़ ही करना चाहिए, मुझे भी सीखना चाहिए। बेगम आई नो कि मैं घर जाऊँगा तो आप कहेंगी, लेकिन चाय बना के दें। लेकिन मैंने परसों चाय बनाई थी और अच्छी नहीं बनी थी। परसों चाय बनाई थी तो कल किसने बनाई थी? अच्छा, मतलब साल में 2 दिन याद है कि आपने चाय कब बनाई थी, बट कहने का मतलब है रैली पे भी जाना है भाई, रैली पे चलो जाना रैली पे भाई। औरत मार्च आपको पता है ना होते हैं, जो कि 8 मार्च को इस मरतबा भी हो रहा है। उसमें आप शिरकत कर सकते हैं, जस्ट एन आइडिया। सो वो आप उसमें भी शिरकत करके ख़वातीन के साथ इज़हार यकजहती कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात औरत मार्च के हवाले से हम बता दें, जो प्ले कार्ड्स इन्होंने उठाए होते हैं ना, उस पर स्लोगन्स लिखे होते हैं, टेक देम विद ए विद अ लिटिल बिट ऑफ ए सेंस ऑफ ह्यूमर, इट्स ओके। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अब घर में 8 मार्च को घर में किसी आदमी को खाना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। बट कहने का मतलब है ये डिपेंडेंसी जो है ना कि भाई ये तुम्हारा रोल है, ये मेरा रोल है, इस चीज़ को ख़त्म कर दें। वो लाइंस जो हैं उनको ब्लर कर दें। कभी अपना खाना खुद गर्म कर लें, कभी अपनी बीवी का भी खुद गर्म कर दें। आप कोई मसला नहीं है, उसके लिए भी चाय बना दें और इसको जिताएं नहीं। मर्द इतने कंसिडरेट मैंने तो देखे हैं कि अगर बच्चा तंग कर रहा है या कोई और मसला है, बीवी इज बिजी समवेयर एल्स, शी इज एट वर्क, so people help, not all, अभी भी बताने की ज़रूरत है। so anyway, ये हमने बात कर ली है। लेकिन 8 मार्च को फ्राइडे को अब्दुल्ला आई एम ड्रेसिंग अप फॉर द डे। बिल्कुल जी, मैं आऊँगी शो पे, मैं पूरा तैयार होके आऊँगी। आई ऑफ कोर्स आई विल छोड़ा, लेकिन आई एम गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम ऑन फ्राइडे और हमारा शो भी बड़ा लोडेड होगा, सो डोंट मिस दैट। कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है। नाब ने एक और एक्शन लेते हुए एक और केस में बड़ी रकूम और असासे बरामद कर लिए हैं, लेकिन आज तक ऐसे केसेस का अंजाम क्या हुआ, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या सब नुमाइशी कार्रवाइयाँ हैं, क्या इनका कोई फ़ायदा हुआ था? आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। नाम मफरूर मुलजिम गुलजार अहमद को वादा मौफ गवाह के तौर पर पेश करेगा। और आपको ये भी बताएंगे गुलजार अहमद की अमेरिका से वापसी आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक गुलजार अहमद को आगा सिराज दुरानी की फैमिली के एजेंट के तौर पर पेश किया जाएगा। वो 750 मिलियन की जायदाद बेचने का दावेदार बनेगा और गुलजार अहमद का भाई गुज़िश्ता रोज़ नैब हुकाम के सामने पेश हुआ था। ज़राए के मुताबिक आगा सिराज दुरानी के लॉकर से बरामद गैर मुल्की करेंसी की मालियत जो है 55,18,744 रुपए है। 2 किलो 14 ग्राम सोना भी बरामद हुआ था, जबकि 2 किलो आगे नाब की तफ्तीशी टीम ने आगा सिराज दुरानी की अहलिया के लॉकर से 1 किलो 9 ग्राम सोने के जेवरात भी बरामद किए हैं। ज़राए ने बताया कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक सोने की मालियत 2 करोड़ से ज़ायद है। ज़राए के मुताबिक आगा सिराज दुरानी के करीबी समझे जाने वाले 25 अफसरान नाब के रेडार पर हैं। नाब हुक्काम ने आगा सिराज दुरानी के करीबी साथी शकील सुमरो की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। नाब कवानीन के माहिर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद राजा साहब, नैब ने सिराज दुरानी और अहले खाना के बैंक लॉकर से गैर मुल्की करेंसी, सोना, ठीक ठाक किस्म का माल बरामद किया है। बताया गया है कि एक वादा माफ गवाह भी मिल गया है। तो क्या ये केस मजबूत बनता नजर आ रहा है आपको? इस सिलसिले में नैब को काफ़ी मदद करनी होगी लॉकर्स के पास चीज़ें रखना, क्योंकि हम जानते हैं आगा सिराज दुरानी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैमिली और फ्यूडल बैकग्राउंड है और उनकी पुरानी जायदादें भी हैं, ज़मीनें भी हैं। तो ये अभी इट्स टू अर्ली कि ये केस कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब देखा यह जाएगा कि आगा सिराज दुरानी इन तमाम चीज़ों का इनका अगर वो लॉकर्स में उन्होंने अरबों करोड़ों रुपए की चीज़ें अगर रखी थी, अभी हमें पता नहीं चला कि वो कितने करोड़ हैं, कितना उसकी मालियत है। आपको याद होगा कि वो बलूचिस्तान में भी एक घर में छापा रेसानी कोई सेक्रेटरी थे, उनके घर पे मारा, तो बहुत सा कुछ निकला, लेकिन उसके बाद केसेस कुछ में इस तरीके से जान नज़र नहीं आई। तो लेट्स सी कि अब आगा सिराज दुरानी की तरफ से क्या इसकी रिबटल आता है, क्या जवाब आते हैं, और उसके बाद हम हतमी कह सकेंगे कि केस स्ट्रॉन्ग है या नहीं। क्योंकि नैब की जो परफॉर्मेंस रही है वो कोई शानदार परफॉर्मेंस हम देखते, उसके ऊपर वाकई ही कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। हाँ, ये बताइएगा, इससे पहले डॉक्टर आसिम का हमने केस देखा, अनवर मजीद वगैरह के मामलात भी नैब ने बड़े दावे किए, इसमें मीडिया को बहुत कुछ भी दिखाया गया, लेकिन इन केसेस का कुछ बना नहीं। अब यहाँ कहाँ मसला आपको नज़र आता है अब्बास साहब?
देखिए, जहाँ तक डॉक्टर आसिम का केस है, मुझे याद है कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा जी कितने सौ अरब रुपए का ये केस है, और वाकई हमारे इल्म में है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में और जुडिशियल में दीगर जो PPL उसके इदारे हैं वहाँ पे बेतहाशा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हमें पता चल रहा है कि जी जनाब वो जब PMDC के सदर थे तो उसके दौरान कोई शायद चीज़ें हैं। तो अब वाकई यही वो बात है, यही वो परफॉर्मेंस है कि जो एक क्वेश्चन मार्क करती है। और आपके तवज्जुह से मैं बताऊँ कि मेरे ख्याल में कोई ऐसा एक केस भी नहीं है कि जहाँ पे इतने बड़े सियासी ये जो हमारे लीडरान होते हैं इनके खिलाफ कोई नैब का बहुत ही मजबूत केस आया हो, और किसी एक में भी मां सिवाय ये जो नवाज शरीफ साहब का एक केस हालिया हुआ है किसी को। अच्छा राजा साहब, फाइनल क्वेश्चन, और ये हम काफ़ी अरसे से सोच भी रहे हैं कि अगर एक मुल्ज़िम गिरफ्तार है और उसके घर या बैंक लॉकर्स वगैरह पर छापों में कुछ मिल भी रहा है तो इसे मीडिया पर लाना क्या ठीक होगा? आपको नैब का ये तर्ज अमल दुरुस्त लगता है? देखिए, हम अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो एक जो मुल्ज़िम है और अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, चाहे वो स्पीकर है या मिनिस्टर है, ऑब्वियसली ये अभी अगर वो इंक्वायरी की स्टेज है और उनसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके लॉकर्स में ये चीज़ें आई हैं तो नैब को इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए कि जी वहाँ पे पूरी उसकी वीडियोस बना के मार्केट में आ जाएं, या उस शख्स से का स्टांस लिए बगैर मुमकिन है कि जी उसके पास वैलिड रसीदें हों, रिसीट्स हों कि जी मेरी जेन्युइन कमाई थी, क्योंकि कारोबार करना या पैसा बनाना ये कोई जुर्म नहीं है। और इसी सिलसिले में चेयरमैन नैब को और प्रोसिक्यूटर को सुप्रीम कोर्ट ने तंबीह भी की थी कि जनाब ये आप जब इन्वेस्टिगेशंस या इंक्वायरीज करते हैं तो ये लोगों की पगड़ियाँ उछालना बंद कीजिए जब तक कि आप किसी हतमी स्टेज पे ना आ जाएं और आप एक सॉलिड रेफरेंस ना बना दें। तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे चाहे वो एक सिविल सर्वेंट हो या वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, तो अगर अभी नैब के पास वो शवाहिद या वो चीज़ें नहीं मौजूद तो इस तरीके से उसको मीडिया में लाना ऑब्वियसली एक शख्स की जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इससे ख़राब होती है। और ख़ासकर सियासतदान या सरकारी मुलाजिम जब एक दफ़ा नैब का उनके ऊपर एक लग जाता है ठप्पा तो बड़े उनके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं, ख़ासकर हमारी सोसाइटी में भी कि जनाब ये तो नैब ज़दा हैं या इस किस्म। तो इन चीज़ों को ये ऐसी चीज़ें हैं कि अवॉइड की जा सकती हैं, और जो चीज़ें अवॉइड की सकती हैं उन्हें बहुत शुक्रिया। और आप सही कह रहे हैं कि वाकई अगर एक परसेप्शन कायम हो जाए यही दो चार चीज़ें देख के तो इंसान फिर अपना नाम क्लियर कर भी नहीं सकता, इवन दो उसके पास सब कुछ प्रूफ हो, जो कि इस केस में अभी हमें पता नहीं है, बट जस्ट सेइंग। अच्छा, एक और बात जिस पे हम बात करना चाह रहे थे वो आपको ये बताना है कि हुकूमत की गैर मुतवाज़न माशी पॉलिसियों का असर जो है वो छोटे जो होते हैं ना कारोबार, स्मॉल बिजनेसेस, उन हजरात पर भी पड़ रहा है, और तेज़ी से ऊपर जाने वाली फैशन रिटेल इंडस्ट्री भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। गुज़िश्ता 8-10 बरसों में 25 से 35% तक मुनाफा कमाने वाली फैशन रिटेलर्स अब बमुश्किल 8 से 10% तक मुनाफा कमा पा रहे हैं, और इसकी बुनियादी वजह आपको ये भी बता दें टेक्सटाइल सेक्टर की पॉलिसीज़ हैं, तो दूसरी तरफ टेक्सटाइल की सनत से ताल्लुक़ ना रखने वालों की इंडस्ट्री में आमद है, और इसके अलावा सेल लगाने के कल्चर ने भी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अब कंपनियां तकरीबन सारा साल जो है ना वो सेल लगाए रखने पर मजबूर हो जाती हैं। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सेल्स अफोर्ड कर सकते हैं और उनकी प्राइसेस कम होती हैं और अफोर्डेबल होती हैं क्योंकि बाइंग पावर कम हो गई है, और जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं या रिटेलर्स हैं जो अपनी क्रिएटिविटी दिखा के एक दुकान में कपड़े बेच रहे होते हैं, अब उनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि उनकी कंपैरेटिवली प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। फैशन रिटेलर अली हसन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। शुक्रिया आपका अली। बताइएगा, हमने देखा है, एज एन ऑब्जर्व किया, ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री एज वेल, फैशन रिटेल इंडस्ट्री की ग्रोथ कम होने की इत्तलात भी हैं, साथ ही तरक्की की शरह भी कम हो रही है। बहुत से लोग जो लॉन के बिजनेसेस में थे दे आर पुलिंग आउट फ्रॉम इट, क्या वजह है? जी बिल्कुल, फैशन और रिटेल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो रुकी है। इसी तरीके से जो स्पेसिफिकली फुटवेयर की जो इंडस्ट्री है इसमें भी हमने यही एक्सपीरियंस किया है कि जी इसकी भी ओवरऑल ग्रोथ रुकी है। लोगों की ओवरऑल जो बाइंग का इंक्लिनेशन है वो कम हो गया है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक सबसे ये है कि परचेजिंग पावर जो है लोगों की वो बहुत। अच्छा, स्पेसिफिकली जो हम पूछ रहे हैं कारोबार में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसकी वजह क्या नज़र आती है आपको? क्या हुकूमती पॉलिसीज़ में कोई मसला है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से मेजर जो इशू है वो बिल्कुल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। पॉलिसीज़ अभी बहुत ज़्यादा रिटेल फ्रेंडली नहीं हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जी
ओवरऑल पॉलिसीज़ की वजह से महंगाई वगैरह बढ़ी है, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर जो है लोगों की वो बहुत कम हुई है। इसके अलावा ओवरऑल गवर्नमेंट का कोई रिटेल या फैशन इंडस्ट्री करने के लिए। अच्छा, अब ये जो मसाइल हैं अली, ये हुकूमत तक पहुंचाने के लिए क्या किया है? किसी से रब्ता किया आप लोगों ने? बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल पहुंच रही है, लेकिन चूँकि हुकूमत हमारी और भी दूसरे मसाइल से दो चार है, इसी वजह से जाहिर सी बात है कि उसका कोई सोल्यूशन जो है वो नहीं हो पा रहा, लेकिन काफ़ी सारे हम लोगों के प्लेटफॉर्म तक शुक्रिया आपका। अली हसन रिटेलर इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ मौजूद थे।